नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम बात करेंगे आज़ादी के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था की। दुनिया के अंदर जिस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जहाँ घी और दूध की नदियाँ बहती थी, हाँ, उसी देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पूर्व की अर्थव्यवस्था। मैंने पिछले कक्षा में इस बात की चर्चा की थी कि आने वाले दिनों में मैं दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था पर, आज़ादी के पहले की अर्थव्यवस्था, आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। कैसी थी आज़ादी के पूर्व की भारत की अर्थव्यवस्था? पहले तो यह समझें कि पूरी दुनिया को तबाह करने वाला कोरोना, जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रखा है, वैसे में भारत की अर्थव्यवस्था को समझना आपके भविष्य के दृष्टि से एक अच्छा संकेत है। हमको यह समझना होगा कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में कैसी होगी। इसलिए मैं अर्थव्यवस्था को क्रमवार आपके बीच चर्चा में ला रहा हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा आज़ादी के पूर्व की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा ढांचा, ऐसा तंत्र है जो हमारे लिए, आपके लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रियाओं को संपादित करती है। और एक तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और दूसरी तरफ इस देश के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए देश के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करने के लिए उसको अवसर प्रदान करती है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम जीविकोपार्जन करते हैं। दैनिक जीवन में आने वाले विविध प्रकार के ज़रूरतों को पूरा करने का, उन ज़रूरतों को क्रय करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था जिस माध्यम से होती है, जीविकोपार्जन अथवा जीवन निर्वाह अथवा जीवन अर्जन के दृष्टि से जो व्यवस्था खड़ा की जाती है, उस व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के कारण ही हम जीविकोपार्जन कर पाते हैं। अर्थात आम जनमानस को अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन का आधार मुहैया कराती है। अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है? अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन के क्षेत्रों में वितरण से है। वितरण विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, परिवहन, संचार आदि क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसी तरीके को हम अर्थव्यवस्था का ढांचा या अर्थव्यवस्था का मूल तंत्र कह सकते हैं। मूलतः अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक या सेवा क्षेत्र। तृतीयक या सेवा क्षेत्र क्या है? हम प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा करें। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ कृषि, पशुपालन, जंगल, वन, मछली पालन ये आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग,
निर्माण, गैस एवं बिजली इत्यादि आते हैं। तृतीय क्षेत्र को मैंने कहा सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या है? बैंक है, बीमा है, परिवहन है, संचार यातायात है, व्यापार है एवं अन्य सेवाएं जिसकी चर्चा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो तमाम क्षेत्र सेवा क्षेत्र में, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम वन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि को लेते हैं। कृषि भी इसके अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के अधिकांश जो कार्य हैं वे सभी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति पर इसकी निर्भरता के कारण कई बार ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, अकाल, चक्रवात, ऐसे जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, इन विपदाओं के कारण कृषि क्षेत्र पर आधारित जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता प्रकृति पर है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? उद्योग, व्यापार, निर्माण कार्य। इसमें उद्योग के अंतर्गत 4 भाग हैं: लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। और निर्माण कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, जो ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। गैस, बिजली, ये सब द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? तृतीय क्षेत्र में सभी कार्य द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितनी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोग बैंक, बीमा, संचार, यातायात, परिवहन इत्यादि क्रियाएं की जाती है वो सभी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहयोग करने के लिए किया जाने वाला क्रिया है। स्वतंत्रता के पूर्व की अर्थव्यवस्था, ये तो मैं अर्थव्यवस्था का मूल आधार आपको बतलाया। स्वतंत्रता के पूर्व की अर्थव्यवस्था की बात पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था जो अंग्रेजी शासन से पूर्व धन धान्यपूर्ण, संपन्न तथा विश्व के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली थी। दुनिया के देशों में सोने की चिड़िया कहलाती थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ कभी धार्मिक दृष्टिकोण से आप इसको समझेंगे तो त्रेता में राम राज्य कहलाता था कि राम राज्य था भारत में। राम राज्य की कल्पना के पीछे का उद्देश्य क्या था, या राम राज्य का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमी या अभाव नहीं होना। आपकी जो ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन में, उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधनों का होना। इसीलिए कोई चोरी, डकैती, लूट खसोट जैसी कुत्सित प्रवृत्तियां समाज के अंदर नहीं हुआ करती थी। वैचारिक दृष्टिकोण से संपन्नता का आधार था कि उसके पास कोई अभाव नहीं था। और जब कोई अभाव नहीं होता आपके जीवन में तो आपका स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव अभाव में बदलता है। तो राम राज्य इसलिए था क्योंकि उस कालखंड में हमारे और आपके जैसे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी।
ऐसी अर्थव्यवस्था में हम सब लोग पले। ऐसी अर्थव्यवस्था का इतिहास अपना है जहां इतनी संपन्न अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन के शोषण ने इस देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अंग्रेजी शासन के शोषण ने इस देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को, इस देश को अंग्रेजों ने क्या समझा? उपनिवेश समझा। और उपनिवेश समझने के कारण दुनिया में जिस भी देश की अर्थव्यवस्था चरमराई, उसके दो कारण रहे। एक तो वहाँ की जो रणनीतिकार लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने उस देश को विकसित करने के लिए सही योजना या सही रणनीति तैयार नहीं की। और दूसरा, जब किसी दूसरे देशों के हाथों में आप बंधे हुए होते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी अपनी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि आप अपने मनोनुकूल कार्य नहीं कर पाते हैं। कार्य करने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, अपनी योजना को मूर्त रूप देने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं होती है। आप किसी व्यवस्था से बंधे होते हैं, इसलिए आप अपने मनोनुकूल कार्य नहीं कर पाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? देश को आजादी के मोड़ पर आते आते इस देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य फैल चुका था। और इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, जिसके कारण व्यक्तिगत आय में स्थिरता आ गई, कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता चला गया, दस्तकारी उद्योग का पतन हो गया, या यूं कहें कि लगभग नष्ट हो चुका था। औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को समुन्नत बनाने के लिए जिस दृष्टिकोण से उसको संसाधनों की ज़रूरतें हो रही थी, उस तरह के मशीनों का आयात नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजों ने इस देश के अंदर जूट और कपास की खेती को प्रमुखता दी, क्योंकि उसको पता था कि जूट और कपास का यहाँ से आयात करना है और उसको अपने देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार का आधार बना करके और धनोपार्जन करना है। उपनिवेशवाद का मतलब यही था, भारत से लूटना और अपने देश में ले जाना, दुनिया के दूसरे देशों में यहाँ की वस्तुओं को ले जाकर के बेचना। इस दृष्टि से उपनिवेशी अर्थव्यवस्था ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए आज भी भारत की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। आज तक इस देश की अर्थव्यवस्था उस गति से नहीं आगे बढ़ पा रही है जिस गति से बढ़ना चाहिए था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप उपनिवेशी या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर चुका था। उपनिवेशवाद का संबंध विदेशी शासन से होता है और इसके अंतर्गत शासक देश द्वारा शासित देश की अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। जो देश आप पर शासन करता है या किसी देश पर शासन करता है, अर्थात शासक देश शासित देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करता है और उस देश के अंतर्गत होने वाली सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का
आर्थिक निर्धारण का जो खाका तैयार किया जाता है वह शासक देश करता है। इसलिए चूंकि देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आज़ादी नहीं होती है, इसलिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में वह कई टुकड़ों में विभक्त हो गया होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपनिवेश किसी शासक देश के अधीनस्थ राज्य कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशों का स्वरूप इस बात की पुष्टि करता है कि इस देश के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहे थे, जैसे कच्चे माल, कृषि उत्पादों का निर्यात, यहाँ से भारत पर अपने राजनीतिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योगों के रूप में यहाँ के कच्चे माल की आपूर्ति करके और उपनिवेश के रूप में इसका इस्तेमाल किया। इसी कारण अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को भारतीय खाद्य फसलों के उत्पादन के बजाय कपास और जूट की खेती, कपास और जूट के उत्पादन के लिए प्रेरित किया करते थे। भारत को ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ पर जितने सारे वस्तुओं का उत्पादन होता था, उन सब का उपभोग का जो क्षेत्र था, उपभोग का जो केंद्र था, वह ब्रिटिश शासन था। यह एक प्रयोगशाला था। यहाँ वह अपनी ज़रूरतों के चीज़ों को वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्रयोगशाला के रूप में इसका उपयोग करता था। धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था बन गई। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था का रूप कैसे ले ली। भारत की अर्थव्यवस्था न तो पूर्ण सामंतवादी थी और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी थी। हमने अर्थव्यवस्था की चर्चा में अर्थव्यवस्था के प्रकार में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात की थी: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ की अर्थव्यवस्था न तो पूंजीवादी थी और न ही सामंतवादी थी। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई और ब्रिटिश शासन का एक परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन गई। और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बनने के कारण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था, तब यहाँ के 78% लोगों की जो जीविकोपार्जन का आधार या स्रोत हुआ करता था, वह कृषि था। जिस देश की अर्थव्यवस्था पर, जिस देश के कृषि की निर्भरता इतने बड़े पैमाने पर हो, जहाँ के लोगों की निर्भरता 78% कृषि पर हो, ऐसे अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य को यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के लिए उपयोग नहीं करके ब्रिटिश शासन अपने ज़रूरतों के रूप में यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के लोगों को उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया करती थी। धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय घटता चला गया। 1947-48 में 230 रुपये यहाँ की प्रति व्यक्ति आय थी। इसके अतिरिक्त यह आय अत्यधिक असमान रूप से वितरित होती थी, उसमें भी समानता नहीं थी। इस कारण एक तरफ लोगों को बहुत बड़ी संख्या में गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और धीरे धीरे इसकी व्यापकता इतनी बढ़ गई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, सामाजिक विषमता ने इतना भयावह स्वरूप धारण कर लिया कि यहाँ की जो पूरी व्यवस्था थी वह धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। उद्योग धंधों के लिए जो आवश्यक मशीनरी की ज़रूरतें हुआ करती थी, उसका आयात नहीं हो पा रहा था। उद्योगों को उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता थी, तकनीकी की आवश्यकता थी, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता थी, उन सारी चीज़ों की ज़रूरतें की पूर्ति नहीं हो पा रही थी।
जिसके कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा था। आधारिक संरचना का कम विकास हुआ, आधारभूत संरचना डेवलप नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि आप उस दौर को समझेंगे तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा समस्या बन गया था। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि छोड़ दिया जाए तो उस समय भारत में साक्षरता केवल 17% थी, 17%, ओनली 17%। नगरों में जनसंख्या का अनुपात कम था, अधिकांश लोग गांव में रहते थे। प्रकृति के स्वच्छंद और स्वच्छ वातावरण में लोगों को रहना ज़्यादा पसंद था, जहां साक्षरता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती थी। बड़ी संख्या में लोग निरक्षर थे और उसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या भी बड़ी थी, क्योंकि शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा था। लोगों को जीवन जीने नहीं आता था। जीवन में जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी उसका सर्वथा अभाव था। ऐसे में जब संसाधनों की कमी हो रही थी तो जीवन या जन्म दर और मृत्यु दर में भी बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी। और धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था ने अंग्रेजों के दबाव में, अंग्रेजों की रणनीति के कारण आर्थिक गतिहीनता का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए अर्थव्यवस्था में उन्नति और विकास की जो परंपरा हुआ करती है वह अवरुद्ध हो गई और धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूँगा। आपको यदि मेरा विषय थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे। आपकी प्रतिक्रिया को मैं पहल करूँगा और उस पर ध्यान रखूँगा। नमस्ते।